हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर गवर्नमेंट एग्जाम जोन में। आज हम पढ़ेंगे मानचित्र के बारे में। ठीक, मानचित्रण किसे कहते हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मानचित्र से तात्पर्य ऐसी ब्लूप्रिंट से होता है जो किसी के लिए तैयार किया जाता हो। ठीक, अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हमको कोई चीज़ का अध्ययन करना होता है तो हम मानचित्र के माध्यम से अध्ययन करते हैं या फिर ब्लूप्रिंट के माध्यम से अध्ययन करते हैं। इसलिए हम मानचित्र को अपनी जीवन रेखा की सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ समझते हैं। चलिए देख लेते हैं कि हम इसको मानचित्रण को किस प्रकार से पढ़ सकते हैं जो हमारे प्रश्नों के लिए उपयोगी होगा, हमारे जीवन के लिए उपयोगी तथ्य होंगे, उसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ठीक, हम देश तथा दुनिया में स्थित सड़कों, रेलों, कस्बों, समुद्र, द्वीपों आदि की जानकारी मानचित्र तथा ग्लोब के माध्यम से करते हैं। ठीक, हमने आपको पहले बताया था किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए मानचित्र या भी ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है। उसी को हम मानचित्र या मानचित्रण कहते हैं। तो हम देश दुनिया में स्थित सड़कों, रेलवों, कस्बों और समुद्र द्वीपों आदि की जानकारी अगर हमको प्राप्त करनी होती है तो हम सीधे सीधे हर जगह जाके तो हम भ्रमण नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए मानचित्र का प्रयोग करते हैं। ठीक, ग्लोब पर विश्व की सभी महासागर, महाद्वीप दिखाई देते हैं। ठीक, जो हमारे पृथ्वी का ग्लोब होता है, हमारी पृथ्वी के लिए जो ग्लोब तैयार किया गया है उसमें इन सब चीज़ों को हम देख सकते हैं। महासागर, महाद्वीप दिखाई देते हैं जो हम एक साथ नहीं देख सकते। ठीक, अगर हमको कुछ देखना होता है, मान लीजिए कि हम भारत में हैं तो भारत के उत्तर प्रदेश जिले में रहते हैं और हमको मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है या दक्षिण भारत के किसी क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो या तो हम वहाँ जाके भ्रमण करें तब देख सकते हैं, या फिर सीधा और सिंपल तरीका है कि हम भारत का नक्शा खोलें। नक्शा खोलने के बाद उस नक्शे में देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पास स्थित है, इससे हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसलिए ग्लोब से हम विश्व की मानचित्र तैयार करते हैं जिस पर हम पूरी दुनिया को एक साथ देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं पॉइंट क्या है। मानचित्रण होता क्या है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं और इससे किस प्रकार के प्रश्न हमारे जीवन से टकराते हैं। सामान्य रूप से पृथ्वी या उसके किसी भाग का सरलतम सतह पर समान अनुपात में परिदर्शन मानचित्रण कहलाता है। ठीक, मानचित्रण क्या कहलाता है? उसकी सतह का समान अनुपात में परिदर्शन, यानी कि उसका दर्शन करना किसी सतह का। उत्तर प्रदेश का अगर हमको दर्शन करना है तो भारत का नक्शा लेके आएंगे, उसको हम उत्तर प्रदेश को देखेंगे ताकि हमको मानचित्र में उत्तर प्रदेश की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। मानचित्र निम्न प्रकार के होते हैं। मुख्यतः मानचित्र निम्न प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार है। नंबर 1 भौतिक मानचित्र, नंबर 2 राजनीतिक मानचित्र, नंबर 3 थीमेटिक मानचित्र। ये 3 प्रकार के मानचित्र मुख्यतः देखने को मिलते हैं, जिसमें हम इसके पॉइंट का अध्ययन कर लेते हैं ताकि हमको इसके बारे में पता चल सके। पृथ्वी की प्रकृति स्वरूप जैसे पर्वत, पहाड़, मैदान, नदी, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं, और ये तीनों परिभाषाएं दे दी जाती हैं, उसमें से आपको प्रश्न पूछने के लिए दे दिया जाता है। तो भौतिक मानचित्र क्या होता है? जिसमें हम प्राकृतिक स्वरूप का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक स्वरूप में पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुए हर एक वस्तुओं का अध्ययन जो करना होगा, जैसे पहाड़ हो गया, नदी हो गई, झील हो गए, तालाब हो गए, ठीक, इनका अगर अध्ययन करना होगा तो हम लोग भौतिक मानचित्र को देखेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरा नंबर बात कर लेते हैं राजनीतिक मानचित्र। ठीक, राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत हम नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक, अब हमको पहले तो संपूर्ण रूप से देखा जाए तो पृथ्वी एक है। ठीक, एक पृथ्वी है, उस पृथ्वी के अंदर बहुत सारे देश मिलते हैं, बहुत सारे देशों में बहुत सारे राज्य मिलते हैं, बहुत सारे राज्य में बहुत सारे जिले मिलते हैं, बहुत सारे जिलों में बहुत सारे गांव मिलते हैं। इन सब की पहचान करने के लिए हमको एक मानचित्र की आवश्यकता होती है, जिसे हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क का मानचित्र हो गया। ठीक, विशेष जानकारियों से मतलब यह है कि पर्टिकुलर किसी एक चीज का मानचित्र बना लेना। ठीक, कुछ मानचित्र में विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, ठीक, वन एवं उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने के लिए अलग अलग प्रकार के मानचित्रों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, इस प्रकार के मानचित्र थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। फिर उसके बाद भू राजस्व का मानचित्र होता है। भू राजस्व के माध्यम से भी एक मानचित्र तैयार किया जाता है जो जमीन की जानकारी देते हैं,
वो क्या होते हैं? इन मानचित्रों में भूमि का बंटवारा, संचित क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के भू उपयोग, कार्यालय, विद्यालय, आदिवासियों तथा औद्योगिक क्षेत्रों को दिखाया जाता है। इन सब चीज़ों को इसके अंदर दिखाया जाता है, जिसे हम भू राजस्व मानचित्र कहते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं इसके क्या पॉइंट हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। किसी गांव का मानचित्र उस जिले के बंदोबस्त अधिकारी के पास एक प्रार्थना पत्र तथा मानचित्र की शुल्क जमा करने पर प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर हमको जब मानचित्र प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे? हमारा जिला है, जिले के अंदर गांव होता है, गांव का जो बंदोबस्त अधिकारी होता है जो इसकी देखभाल करता है, उसको हम मानचित्र की शुल्क, यानी कि मानचित्र वो फ्री में नहीं देगा, उसकी शुल्क जमा करनी पड़ेगी आपको। शुल्क जमा करने के बाद और एक एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है, प्रार्थना पत्र जिसे कहते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, तो वो हमको मानचित्र दे देता है ताकि हम अपनी जमीन का ब्यौरा कर सकें। ठीक, जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ संग्रह पुस्तक के रूप कर लिया जाता है तो उसे एटलस कहते हैं। हम लोग कहते नहीं कि एटलस ले लीजिए, पढ़ लीजिए, भूगोल अच्छी समझ में आ जाएगी, मानचित्र समझ में आ जाएगी, उसे एटलस कहते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं। मानचित्र को समझने के लिए 3 घटक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक हैं। तो मानचित्र को समझने के लिए कौन से घटक होते हैं? सबसे पहले 3 घटक होते हैं। दिशा होती है, दूरी होती है, प्रतीक होती है। किसी भी चीज़ को जानने के लिए हमको दिशा, दूरी और प्रतीक की आवश्यकता होती है। मान लीजिए सिंपल तरीके से हम एक ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, ठीक, तो वो रोड, मान लीजिए उत्तर दिशा में कोई ज़मीन है, वो उसकी दिशा क्या है? उत्तर दिशा है। आपकी जहाँ आप गंतव्य स्थान पर रहते हैं उससे उसकी दूरी क्या है, उसको कैसे चिन्हित किया जाएगा, उसके लिए एक प्रतीक होगा। ठीक, तो दिशा के अंदर क्या क्या चीज़ होती है ये भी देख लेते हैं। देखते हैं, बहुत पहले लोग दिशा जानने के लिए सूर्य की मदद लेते थे, ठीक, तथा उसे उगते हुए, यानी कि जिस दिशा से सूर्य निकलता है और जिस दिशा में अस्त होता है उसको हम पूरब, जिसमें उगता है उसे पूरब कहते हैं, अस्त होता है उसको हम पश्चिम कहते हैं। ठीक, लोग ध्रुव तारों को किसका प्रयोग करते थे? ध्रुव तारे का प्रयोग करते थे दिशा को मालूम करने के, यानी कि ध्रुव तारा दक्षिणी ध्रुव में निकलता है, ठीक, इसलिए हमको दक्षिण दिशा का ज्ञान हो जाता है। सूरज की दिशा को निकलने की दिशा को पूर्व कहते हैं, डूबने की दिशा को पश्चिम कहते हैं। ठीक, तो बचा क्या? दक्षिण दिशा। तो आजकल हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं कि दक्षिण दिशा, अगर हम सूरज की ओर इशारा करके देखते हैं तब भी हमको दिशाओं का ज्ञान हो जाता है, ध्रुव तारा की ओर इशारा करके देखते हैं तब भी हमको ज्ञान हो जाता है। आजकल हम लोग दिशा सूचक यंत्र की सहायता से दिशा की जानकारी करते हैं। अब तो जो दिशा की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमको दिशा सूचक यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, और देख लेते हैं, और मार्केट में उपलब्ध होते हैं ये सब चीज़ें। आप जाके ले लीजिए और देखिएगा दिशा कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसका चित्र दिया गया है, दिशा सूचक जो यंत्र है उसका चित्र दिया गया है, अच्छे तरीके से देख लीजिए किस प्रकार से होती है। जो दिशा सूचक यंत्र होता है वो चुंबकीय सुई सदा दक्षिण की दिशा में होती है। सबसे पहले देख लेते हैं कि दिशा सूचक का जो यंत्र है उसमें जो सुई होती है, चुंबकीय सुई होती है, वो दक्षिण दिशा में होती है। तो दक्षिण दिशा का पता चल जाता है, दक्षिण यानी कि जो सुई की दिशा है वो दक्षिण है, उसकी विपरीत दिशा उत्तर है, उसकी दाएं देख लेंगे तो पूरब होगा, उसके बाएं देख लेंगे तो पश्चिम होगा। इस प्रकार से हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है दिशा की। ठीक, मानचित्र में तीर द्वारा दिखाया जाता है, इसे मानचित्र में तीर के द्वारा दिखाया गया है। चलिए हम लोग तो दिशाओं के बारे में जान लेते हैं कि दिशा कैसे होती है। ठीक, दिशा क्या है, दिशा किस प्रकार होती है। मानचित्र में ऊपर की ओर, उत्तर की ओर, ये जो दिशा देती है यानी कि उत्तर, हम जमीन में अगर कोई रेखा खींचेंगे तो उसके ऊपर की ओर उत्तर होगा, नीचे की ओर दक्षिण होगा, और हमारे पूरब तथा दाएं हाथ की तरफ जो दाएं हाथ है, दाएं हाथ यानी सीधे हाथ को कहते हैं, है ना, दाएं हाथ को पूरब कहते हैं, और दाएं हाथ को हम पूरब कहते हैं, और बाएं हाथ को पश्चिम कहते हैं। तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये 4 दिशाएं होती हैं। इससे हम दिशाओं के अच्छे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें बीच में दिया हुआ है उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। 2 दिशाओं को मिलाकर जब हम किसी तीसरी दिशा का प्रयोग करते हैं तो वो दिशाएं, दिशा सूचक बदल जाता है। जैसे उत्तर और पूर्व के बीच में जाते हैं तो उत्तर पूर्व कहलाएगा, उत्तर और पश्चिम के बीच में जाते हैं तो उत्तर पश्चिम कहलाएगा, दक्षिण पश्चिम के बीच में जाते हैं तो दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। ठीक, और दक्षिण पूर्व की ओर जाएंगे तो दक्षिण पूर्व कहलाएगा। कुल मिला के इस प्रकार के जो सवाल हमको देखने को मिलते हैं तो वो रीजनिंग में मिलता है ना प्रश्न इस तरीके से कि यदि राम अपने गंतव्य स्थान से 10 किलोमीटर पूरब की ओर गया, 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर आया, तो बताइए उसका गंतव्य स्थान क्या होगा। यदि आपको दिशा सूचक ज्ञान प्राप्त होगा, यदि आप इन दिशाओं को अच्छी तरीके से जानते होंगे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण को, तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो आपके गलत नहीं होंगे। क्योंकि हम लोग जब किसी विषय को पढ़ते हैं तो किसी न किसी विषय से कनेक्ट करके पढ़ते हैं, तभी हमको जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अब हम बात कर लेते हैं दूरी की। ठीक, मानचित्र
जो मानचित्र होता है वो छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इतनी सावधानी से इसे यहाँ पर छोटा किया जाता है, इतनी सावधानी से इसको छोटा कर दिया जाता है कि इनकी स्थानों के बीच की दूरी का अनुपात वास्तविक रहे। अब एक छोटा सा मानचित्र बनाना होगा तो हम उसमें किलोमीटर के हिसाब से तो दूरी नहीं रख नहीं पाएंगे। हम मानते हैं कि 10 किलोमीटर को हम 1 मीटर मान लें, 100 किलोमीटर को हम 1 मीटर मान लें। मान जो प्रस्तुत किया जाता है, मान के आधार पर हम क्या करते हैं, दिशा सूचक कुछ जब चिन्ह को तय करते हैं तो उन दिशा में जो किलोमीटर होते हैं उनको हम सेंटीमीटर में या फिर मीटर में या मिलीमीटर में दर्शाते हैं। किलोमीटर को यानी 1000 किलोमीटर को हम 1 मिलीमीटर में दर्शा देते हैं। यदि कि इस प्रकार के सूचक तय करते हैं ताकि हम मान सकें और इसकी दूरी को उचित तरीके से नाप लें। अगर हमको उत्तर प्रदेश का नक्शा बनाना होगा तो हम उत्तर प्रदेश की पूरे क्षेत्रफल को नक्शे के अंदर तो बना नहीं सकते। क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश का छोटा सा नक्शा बनाएंगे, उसके अंदर किलोमीटर के हिसाब से दर्शाने का प्रयास करेंगे, जिससे हमको जीवन में उपयोगिता मिलेगी। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की एक बड़ी दूरी प्रदर्शित की जाती हो। अर्थात मान लेते हैं कि पैमाने में हमको मान सूचना प्राप्त करने के लिए चुना जाता हो। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं पैमाना या मापक। पैमाना स्थल की वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के अनुपात में होता है। ठीक, मान लेते हैं कि हमने 1 मीटर बराबर हम मान लेते हैं कि 1000 किलोमीटर। ठीक, 1 मीटर बराबर मान लेते हैं कि 1000 किलोमीटर हम मान लेते हैं। अगर हमको 1000 किलोमीटर दर्शाना होगा तो हम 1 मीटर का चिन्ह बना देंगे। ठीक, इस प्रकार हम पैमानों को मानते हैं, मानने के पश्चात हम ये प्रयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, यदि आपका घर और विद्यालय के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि 10 किलोमीटर की जो दूरी है, 10 किलोमीटर की दूरी है उसको हम किस में दर्शा रहे हैं, 10 किलोमीटर की दूरी को हम 2 सेंटीमीटर में दर्शा रहे हैं। ठीक, अगर 10 किलोमीटर का मानचित्र खींचेंगे तो 10 किलोमीटर का मानचित्र बनाने में तुम्हारी नानी मर जाएंगी। इस प्रकार क्या होगा, हम बना ही नहीं सकते इतना लंबा, इसलिए हम किलोमीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, जो दूरियां होती हैं उसको हम मानते हैं, मानने के पश्चात कार्य करने का प्रयास करते हैं। प्रतीक या अथवा संकेत, ये चिन्ह और प्रतीक क्या होते हैं, हम दर्शाते हैं चित्र के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से मानचित्र को। ठीक, हम मानचित्र में किसी निश्चित वस्तु को बहुरूप में हमेशा नहीं दर्शा सकते। ठीक, जैसे भवन, बांध, ब्रिज, नदियों, पहाड़ आदि को हम बनाना प्रारंभ कर देंगे तो दिक्कत होगी। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इनको बनाते नहीं हैं, उनको चिन्हों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास करते हैं ताकि पता चल जाए कि ये मानचित्र किस चीज़ का है। ठीक, इसलिए हमको मानचित्र में दर्शाए गए संकेतों, अक्षरों, झाड़ियों, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक, अगर हमको कुछ करना है तो इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। जो अक्षरों का प्रयोग करते हैं, ठीक, अक्षरों का प्रयोग करते हैं, झाड़ियों का प्रयोग करते हैं, रंगों का प्रयोग करते हैं, चित्रों और रेखाओं का प्रयोग करते हैं, जिससे हम अपने जीवन में उस चीज़ को अपना सकें। ठीक, अब मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। इसे रूढ़ प्रतीक भी कहते हैं, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक की जाती है, उसके बाद जब कोई चिन्ह प्रमाणित किया जाता है, उस क्षेत्र के लिए बनाया जाता है, तो पहले इसमें प्रमाणिकता मिलती है। प्रमाणिकता मिलने के बाद उस प्रतीक को अपनाया जाता है, तत्पश्चात वो संपूर्ण रूप से लागू किया जाता है। ठीक, जैसे जलाशयों को नीले रंग, पर्वतों को भूरे रंग, पठार को पीले रंग तथा मैदान को हरे रंग से दर्शाया गया है। ये कुछ चिन्ह दिए गए हैं जो आप समझ लें। ठीक, रेलवे लाइन के लिए चिन्ह दिया गया है, रेलवे लाइन, बड़ी लाइन के लिए, मीटर लाइन के लिए और रेलवे स्टेशन के लिए, ये 3 प्रकार की है। तो ये बड़ी लाइन के लिए ये चिन्ह होता है। ठीक, उसके बाद मीटर लाइन के लिए ये चिन्ह होता है और स्टेशन के लिए इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब मानचित्र के अंतर्गत अगर हमको स्टेशनों को दर्शाना होगा, भारत के संपूर्ण स्टेशनों को, तो हम संपूर्ण स्टेशन को एक छोटे से नक्शे में नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक, पक्की सड़कें और कच्ची सड़कों के लिए, पक्की सड़कों के लिए इस प्रकार का चिन्ह प्रयोग किया जाता है और कच्ची सड़कों के लिए इस प्रकार का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। ठीक, डैश डैश डैश। और सीमा, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो इस प्रकार के चिन्ह से दर्शाया जाता है। ठीक,
और राज्य की बात करें तो इस प्रकार के चिन्ह से बात करें, यानी कि एक राज्य दूसरे राज्य से जुड़ता है तो इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और जिले की बात करें तो इस प्रकार के चिन्हों से जोड़ा जाता है। ठीक, अब हम नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, तो ये नदी होती है तो नदी को इस प्रकार से, कुएं को इस प्रकार से चिन्हित करते हैं, तालाब को इस प्रकार से चिन्हित करते हैं, ठीक, नहर को इस प्रकार से चिन्हित करते हैं और पुल को इस प्रकार से चिन्हित करते हैं। ठीक, अगर हमको किसी भी मानचित्र का प्रयोग करना है तो हम इस मानचित्र में इन चित्रों के माध्यम से उसको बना सकते हैं। जैसे मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी के हिसाब से इसको दर्शाते हैं। ये है मंदिर, ये है गिरजाघर और ये है मस्जिद और ये है छतरी। ठीक, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस, पुलिस स्टेशन, इसको हम कैसे, इन शाब्दिक मार्गों से, यानी कि पोस्ट ऑफिस पीओ, ठीक, पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस पीटीओ, उसके बाद पुलिस स्टेशन को पीएस से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं चित्रों के माध्यम से। बस्ती और कब्रिस्तान, ठीक, बस्तियों को हम इस प्रकार से चिन्हित करते हैं और कब्रिस्तान को इस प्रकार से। ठीक, पेड़ और घास, पेड़ के लिए हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं और घास के लिए हम इस चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कुल मिला के इस प्रकार के चित्रों के माध्यम से हम एक अच्छे मानचित्र को तैयार करते हैं ताकि ये सही तरीके से उसका ज्ञान प्राप्त हो जाए। योजना या खाका, ये योजना तैयार किया जाता है वो किस प्रकार की तैयार की जाती है, इसका क्या मोटिव होता है ये भी देख लेते हैं। ठीक, कभी कभी छोटे स्थान के विस्तार को दर्शाने की आवश्यकता होती है, इसके लिए योजना बनानी पड़ती है। ठीक, जैसे किसी घर, कक्षा या बाजार का खाका तैयार करना हो। इस तरह से मानचित्र बहुत जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार के जो मानचित्र होते हैं इससे बहुत अधिक जानकारी प्राप्त होती है। जैसे किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना हो तो इस प्रकार के मानचित्र को बनाया जाता है। ठीक, रूपरेखा कैसे बनाई जाती है, जिसे ब्लूप्रिंट कहते हैं, रूपरेखा तैयार करना। ठीक, मानचित्र के अंतर्गत ये भी कहता है यदि हम किसी स्थान या मकान की स्थिति के विषय में जल्दी जानकारी देना चाहते हैं तो इसके लिए बिना माप के एक रूपरेखा खींच कर बता सकते हैं। यानी कि बिना नापे चौड़े हम एक सिंपल तरीके से एक रूपरेखा बना देते हैं, तब उस पर कार्य किया जा सकता है या फिर उसका अध्ययन किया जा सकता है। ठीक, अब मानचित्र का अध्ययन कैसे करते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। मानचित्र का अध्ययन करने के लिए हमको किन सब चीज़ों की जरूरत होती है। मानचित्र में दिशा सूचक तीर मानचित्र के बाएं हाथ पर बने होते हैं, इसे हम उत्तर रेखा भी कहते हैं। प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में कि मानचित्र की दिशा सूचक तीर जो होती है मानचित्र में बाएं हाथ पर बनी होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे उत्तर रेखा कहते हैं। ठीक, इस रेखा के द्वारा मानचित्र की दिशाओं का ज्ञान होता है। ठीक, उत्तर रेखा का जो तीर का चित्र बनता है इस प्रकार का मान लेते हैं कि चित्र बन रहा है उत्तर रेखा का, तो इससे हमको दिशाओं का ज्ञान होता है। ठीक, मानचित्र में सबसे ऊपर माप हेतु पैमाना रेखा दिया गया होता है। ठीक, या हम दो स्थानों के बीच की दूरी को माप सकते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान को मापने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को मापने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे इसकी दूरी मापनी हो हमको, मानचित्र में संकेत या प्रतीकों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाता है। मान लीजिए मकान के लिए वस्तुओं का प्रदर्शित किया जा रहा हो। ठीक, और जैसे भी हमने ऊपर पढ़ा इन सब चीज़ों का प्रयोग मानचित्र में किया जाता है। अगर इन सब चीज़ों का प्रयोग मानचित्र में करेंगे तो डेफिनेटली हमारा मानचित्र गलत नहीं होगा और हम सही प्रकार के मानचित्र को तैयार कर सकते हैं। ठीक, सुदूर संवेदन, ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। किसी दूर स्थित स्थान, वस्तु, घटना या धरातल के बारे में बिना वहां गए सूचना अथवा जानकारी प्रदान करना सुदूर संवेदन कहलाता है। मान लीजिए कि हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और केरल की जानकारी प्राप्त करनी हो तो हम एक क्या करेंगे, एक मैप को, भारत के नक्शे को उठाएंगे और केरल की जानकारी को अच्छे तरीके से समझ लेंगे। और हमसे जो कोई प्रश्न कोई पूछेगा बाद में तो हम बिना बताए कह सकते हैं कि केरल में यहाँ पास ये चीज़ स्थित है, यहाँ पास ये चीज़ स्थित है। इस प्रकार से हम उसका अध्ययन कर सकते हैं और उसके बारे में बता सकते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों के संदर्भ में, आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं उसके संदर्भ में इसका तात्पर्य आकाश में स्थित किसी उपग्रह, वायुयान, गुब्बारे से उसके स्थान, वस्तु, घटना और धरातल की जानकारी एकत्र करना होता है। उसकी अंकित संकेतों के द्वारा स्थान विशेष को प्राप्त करना होता है। ठीक, वैज्ञानिकों के अनुसार ये जो चीज़ें दी गई हैं, यानी कि आसमान में खगोलीय पिंड है जहाँ हम नहीं जा सकते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करना, उसके बारे में लिखना, समझना, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम दूर संवेदन के द्वारा कर सकते हैं।
भौतिक सूचना प्रणाली ये क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भौतिक सूचना प्रणाली किसे कहते हैं? सुदूर संवेदन द्वारा अनेक भौगोलिक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अभी हमने आपको बताया कि सुदूर जो संवेदन होती है उससे भौगोलिक जानकारी प्राप्त होती है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, गोले, पृथ्वी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इन सभी की जानकारी को कंप्यूटर के माध्यम से एकत्र एवं समन्वित करते हुए उनका विश्लेषण किया जाना भौगोलिक सूचना प्रणाली कहलाती है। ठीक, इस प्रकार विश्लेषण के द्वारा पुनः नए निष्कर्ष एवं सूचनाएं प्राप्त करना भौगोलिक सूचना कहलाती है। अब हमने जो जानकारी प्राप्त की है उसको कंप्यूटर के माध्यम से विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। विश्लेषण में जो जो परिवर्तन होगा उस सूचनाओं को नए तरीके से देखेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे, तो वो भौगोलिक सूचना प्रणाली कहलाएगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं आंकिक मानचित्रण, कंप्यूटर मानचित्र के बारे में। ठीक, ये क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? कंप्यूटर की सहायता से मानचित्र का निर्माण करना कंप्यूटर मानचित्र कहलाता है। उसके बाद आजकल मानचित्र कंप्यूटर की सहायता से भौगोलिक सूचना प्रणाली के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो किसके द्वारा निर्मित किए जाते हैं? भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से निर्मित किए जाते हैं। उसके बाद भौगोलिक सूचना प्रणाली द्वारा सूचनाओं के संचालन एकत्रीकरण करने एवं विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। किसी स्थान की समस्या के समाधान अथवा उसकी योजना बनाने के लिए कई तरह की जानकारियों की आवश्यकता होती है। इन जानकारियों को संगठित करने के लिए मानचित्र बनाया जाता है। अब मान लेते हैं कि हमको किसी चीज़ की का मानचित्र, किसी चीज़ मान लें एक सिंपल तरीके से किसी चीज़ के बारे में जानना है तो हम उसकी संपूर्ण जानकारी एक मानचित्र के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। इस प्रकार बने आंशिक मानचित्र के आधार पर आगे की योजना बनाई जाती है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी समझी जाती है। आशा करते हैं कि आप सभी को मानचित्रण के बारे में अच्छे तरीके से ज्ञान प्राप्त हो चुका होगा, जो आपके जीवन में उपयोगी होगा, और इसके विशेष तत्वों को आप स्क्रीनशॉट लेके और इसके नोट्स को बनाते चलें ताकि आपको बार बार इसको पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। धन्यवाद।